हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैंने इसका 46 पार्ट से शेयर करना शुरू किया था, तो आप पहले 46 47 पार्ट सुन लीजिए, उसके बाद ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। जब वो जो सामने उन्हें अजगर छोड़ने आया था, जब उसने ये सारी बातें कही तो मोरन सहमत हुए बिना ही रह नहीं सका, क्योंकि यहाँ पर जो ये गलत वाला गोचेन था, इसने काफ़ी सारी चीज़ें की हुई थी। और मोरन जो है वो मन में सोच रहा था कि जब उसने ये सारा इल्यूजन पैदा किया, क्योंकि वो यहाँ चू वेनिंग भी उस चीज़ को महसूस कर सकता था, उन्हें ये भ्रम जो है वो ऐसा लग नहीं रहा था कि हकीकत में स्टार्टिंग से ही उनके साथ भ्रम किया जा रहा है। यहाँ पर उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज़ की स्मेल भी आ रही थी। ये जो गोचेन शेंगोंग है ना, वो केवल खुद ही नहीं बल्कि जीवित नहीं है, बल्कि उसके साथ जितने भी यहाँ पर लोग थे वो भी जीवित नहीं थे, सारे मरे हुए थे। दूसरे शब्द में कहा जाए तो उसने पर्दे के पीछे से हाथों को केवल लाश के लिए यूज़ किया, उन्हें कठपुतली बनाया, उन्हें ये जेन जेसोंग चेस पीस का उन्होंने नाटक किया। उसने केवल गॉड होने या फिर देवता होने का ही नाटक नहीं किया, बल्कि वो आपस में भी यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से उसने अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी वो भी किसी को नहीं दिखाई। जैसे वो इसके बारे में सोच रहा हो कि अचानक से जिनचेंग जी की ओर से यहाँ पर बहुत सारी अजीब सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई। तुरंत बाद ही तेज से तीर की तरह एक तेज़ आवाज़ यहाँ पर आई। एक पीला शरीर था जो कि पानी से बाहर कूद गया और वह नकली गोचेन शेंगोंग हवा में कूद गया। यहाँ पर उसके व्यवहार से ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर लग रहा था, और पूरे शरीर की त्वचा जो थी वो एक साथ सिकुड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो सांप है ना अपनी खाल उतार रहा हो, जैसे एक रेशम का कीड़ा अपनी खाल को कौन तोड़ता है तब अपनी खाल दे देता है, उतार देता है। यहाँ पर एकदम से आवाज़ आती है, वाने यू हैंग बिग डाइपर, आप बहुत ज़्यादा महान हैं। ग्रैंड मास्टर चू, आप वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा का पात्र हैं। यहाँ चमकती झील के ऊपर नकली हुक लटका हुआ था और उसके अंदर बहुत सारी त्वचा जो है जैसे छीलने जैसी दिख रही थी। वहाँ पर एक चेहरा भी था, वो मुस्कुरा रहा था और मुड़ रहा था। वो धीरे से कहता है, आप जैसे चरित्र के लोग जो हैं वो इस कन्फ्यूशिवाद संप्रदाय में आप क्यों रह रहे हैं? आप यहाँ क्यों नहीं रह रहे? आपको इस जगह नहीं होना चाहिए। जो वैनिंग जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ गया था, वो कहता है आप कौन हैं? तभी एक आवाज़ आती है, आपको केवल ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। नकली गोचेंग कहा, मैं आपको यह भी बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। आपको लगता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने बहुत पहले मर जाना चाहिए था, या फिर उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए थी कि वो ज़िंदगी भर रेंगता रहे। लेकिन फिर मैं नर्क से बाहर कैसे आ गया? आप लोगों की तलाश कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर धीरे से एक आवाज़ आती है, युवा पीढ़ी बेशरम है, दिल को लुभाने वाला, विलों को नष्ट हो गया। देखो ना, आध्यात्मिक शक्ति के लिए, यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए इतने बड़े वृक्ष को भी यहाँ पर लोगों ने शांति नहीं दी, उसे भी मार दिया। यहाँ पर मंत्रों के उच्चारण से इस तरह का प्रदर्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन आप ऐसी चीज़ों को अपने दिल में कैसे रख सकते हैं? ये जो फॉल्स गोचेंग था ना, ये यहाँ पर आया और ये चू वेनिंग की दिल की बातों को जान चुका था और उसका मजाक उड़ा रहा था। वो सबके सामने ये बात ना ला दे कि चू वेनिंग के दिल में मोरन है। यहाँ पर वो धीरे से कहता है, यहाँ पर जितनी भी ये पुरानी मछलियाँ हैं वो लगभग मर चुके हैं, ये जितने भी लोग हैं ये भी मर चुके हैं। तुम यहाँ मेरे बड़े व्यवसाय को बर्बाद करने के लिए आए हो। मैं तुमसे यहाँ कैसे बात कर सकता हूँ? यहाँ से चले जाओ। चू वेनिंग अचानक कहता है, भाई जी, ये बताइए कि आपके पास बात करने का क्या हिस्सा है? आप यहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? वो मुस्कुरा कर कहता है, जैसे कि नाम से पता चलता है, जिन लोग शतरंज खेल सबसे खास प्रकार का शतरंज के टुकड़ों को यहाँ पर यूज़ करता है। जब यहाँ पर वो कोई मर जाता है, उसकी लाश को इस चीज़ में यूज़ किया जा सकता है, सफ़ेद मोहरे और काले मोहरे के उसमें। तभी वो कहता है, मिस्टर, वो धीरे से चू वेनिंग कहता है, ये तो है ही कि आप यूज़ कर रहे हैं, पर किसके लिए? यहाँ नकली गोचेंग जो है वो सामने आता है और कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा, मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं बता सकता। चू वेनिंग वो धीरे से कहता है, तुम इतनी सारी बातों के बारे में जानकर क्या करोगे? आपको लगता है कि आप मुझे आज रोक पाओगे? या मुझे रोकना आसान है? भले ही आपने उस मंत्र को नष्ट कर दिया जिससे मैंने आपको यहाँ पर जैसे इल्यूजन में डाला हो, फिर भी मेरा जो शरीर है, मेरी आध्यात्मिक शक्ति है, वो दूसरी चीज़ों को भी यूज़ कर सकती है, और मैं खोज सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ। इसके बजाय कि आप यहाँ से चले जाएं, ये बेहतर होगा। जैसे कि उसने कहा, धीरे धीरे यहाँ पर सारी चीज़ें अचानक धुंधली हो रही थी। चू वेनिंग के पास जो है वो मोरन पे उसकी नज़र गिरी। अचानक से वो लोग चौंक गए। यहाँ पर फॉल्स कोचिंग जो था वो काफ़ी मजाक उड़ा रहा था, उसके शब्द जो थे वो अलग से थे। और वो धीरे से कहता है, यदि आप लोग सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ जो इस दुनिया में 3 इस तरह की कलाओं को जानता है, तो मुझे डर है कि आप लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। चू वेनिंग यहाँ पर एकदम से हैरान हो जाता है और तेज़ी से बोलता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हालांकि वो नकली कोचिंग जो है वो अचानक से ये बात बंद कर दिया और एक पल के लिए वो थोड़ा सा रुकता है। अचानक उसका पूरा शरीर जो है वो एकदम से
बर्स्ट आउट हो जाता है, फटने लगता है। उसके शरीर के जेड सफ़ेद शतरंज का टुकड़ा जो है वो निकल गया था और जिन चेंगजी की जितनी भी लहरें थी उसमें जाकर वो गिरने वाला था। ऐसा लगता था कि अंधेरे में नकली गोचेंग का जो मुख्य शरीर था वो अंत में यहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से ख़त्म कर चुका था और यहाँ पर जो भी उसने मंत्र पढ़े थे दिल को भ्रम करने वाले यानी कि इल्यूजन में डालने वाले, वो उस सब से हट चुका था। उसी समय जो था वो मो चुंगी जो कि दिल को छू लेने वाले बहुत सारे मंत्रों में से एक था, वो लगभग बच ही गया था। 2 कदम वो धीरे से डगमगाता है, एक झटके में ही पास की ज़मीन पर वो गिर गया और धीमी आवाज़ में कहा आ। तभी यहाँ पर एक रिकॉर्ड आता है और कहता है मोची जुंकी। मोरन जो है वो भी कहता है चांद को देखना। यहाँ पर मोरन चाहता था कि वो चांद को देखे। वहाँ चारों दिशाओं में अलग सी आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर धीरे से एक इंसान कहता है आप कृपया उस व्यक्ति की बकवास पर विश्वास ना करें, उसने जो भी कहा वह सच नहीं, आधी बातें वो झूठ कहता है। यहाँ पर ये जो अस्कर था वो शेनगोंग जो फाल्स वाला था उसकी बातें कर रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा शीमे जो है वो अलग से उसके चेहरे पे दुख दिख रहा था। वो धीरे से कहता है सीनियर अब आप बात मत करो, मैं आपके जितने भी ये इंजरीज हैं उन्हें ठीक कर दूंगा। लेकिन तभी वो अजगर कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे काम जो मेरे मालिक भी कर सकते हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो धीरे से खांसता है और बोलता है ऐसे कई लोग हैं जो जिन चेंगजी के पास आए इन वर्षों में तलवारों की तलाश करने के लिए। हालांकि चूंकि वो खलनायक थे, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर थे, फिर भी उन्होंने पूल में प्रवेश किया। यहाँ पर उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जैसे कि इल्यूजन को बढ़ाना और उन लोगों को, हमारा जो मालिक था ये फेक कोचिंग इसने छोड़ दिया, लेकिन उन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए वो कहीं ना कहीं राज़ी भी था। उसने बहुत सारे हज़ारों हथियारों को नष्ट कर दिया और केवल एक ही चीज़ बची है, वह है जो उसके पास ताकत है, वो जो कि विलो बेल की थी। यहाँ पर बहुत सारे गॉड की कृपया थी क्योंकि जो ये हेवन से विलो वाइन आई थी वो इधर आके गिरी थी। जूमेंग की अभिव्यक्ति जो थी वो बहुत ज़्यादा गहरी थी। वो धीरे से उसके होठ सुकड़ रहे थे। वो अजगर धीरे से कहता है ये जो लियू टेंग है, लियू टेंग इस छोटे ताओ अधिनेता के पास लौट आया है। वो धीरे से मोरन को देखता है और कहता है उस समय झील के किनारे मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे अतीत की बुराई करने से नहीं रुक सकता, मैं केवल आशा है कि आप भविष्य अच्छा करेंगे। लेकिन वास्तव में मास्टर की इच्छा के अनुसार शेन वो अंत में केवल सिर्फ उन लोगों को जिनके पास दया है उन लोगों को ही अपना गुरु मानेगा और उनके पास ही सारी अथॉरिटी होगी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मोरन ने देखा कि वह बोलने के लिए संघर्ष कर रहा है, इसलिए उसने उसकी बात को रोका और कहा चिंता मत कीजिए सीनियर, मैं समझता हूँ चीज़ों को। वो यहाँ पर मोरन को कह रहा था कि कुछ भी गलत मत करना। यहाँ जियाओरन बड़बड़ाया ये अच्छा है, ये अच्छा है। फिर मुझे राहत मिली। उसने आसमान की तरफ देखा, उसके होठ अभी भी कांप रहे थे। उसका अंतिम टाइम बिल्कुल निकट आ गया था। लोग कहते हैं कि जिन चेंगजी तलवार मांगता है और पानी के नीचे राक्षस कुछ लोग आपस में लड़ते हैं। अतीत के अंधकार से तुम बाहर आओ, अपने चरित्र को जानो और कभी कभी इन सब चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दो। मोचुंगी की आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। उसकी आंखें अब ऐसा लग रहा था जैसे हज़ारों साल का समय उसकी आंखों के सामने एक पल में घूम रहा हो। वो कहता है मेरे मास्टर, समझौते का पालन करता हूँ। उनके जाने के बाद मैं जिनचेंग झील की रखवाली करूँगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने ये कसम खाई थी। ये रखवाली लाखों वर्ष तक चलती रही। पहाड़ों और नदियों के दृश्य मैंने तब देखे थे जब मैं छोटा था। मेरा पूरा जीवन वास्तव में मैंने कभी देखा ही नहीं। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। मोरन अभी भी उसे देख रहा था और उसके लिए प्रे कर रहा था। उसकी बूढ़ी आंखें कुछ गर्म और नम थी, जिससे उसकी आंखों में एक चमक हो मरने से पहले। उस पल मोरन को अचानक से पता चला कि वो क्या कहना चाह रहा है। धीरे से मोचुंगी धीरे से कहा जियो जाओ। पहाड़ पर बेर के फूल पूरे वर्ष सुंदर तरीके से खिलते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे ये बहुत पसंद आया था और जब आपने मार्शल आर्ट प्राप्त कर लिया तो आप चाहते थे कि मोरन बस इतना कहना चाहता था कि ठीक है मैं इसे तुम्हारे लिए फोल्ड कर दूंगा, तुम्हारे लिए ले आऊँगा। लेकिन इससे पहले कि उसके पास हाँ कहने का समय होता, मोचुंगी की सुनहरी भूरी आंखें जो हैं उसकी अचानक से सारी रोशनी चली गई थी। यहाँ एक नदी के बिल्कुल साउथ साइड में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर बसंत की टहनियाँ देखने की वो बात कैसे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारी जगह तो बिल्कुल ठंड पड़ी हुई है। दूर से बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे किंग पहाड़ हों। यहाँ पर झील की सतह जो थी वो गोल्डन लग रही थी और यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत अलग आ रही थी। तभी मोचुंगी मर जाता है, यानी कि वो जो अजगर था वो ख़त्म हो जाता है। जब दुनिया बनाई गई थी तब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन पहले से ही पेज में से एक था और उसके एक बार दुनिया को हिला दिया था, जिसकी हवा और बारिश कहा जाता है। एक बार वो सिर झुकाया और आत्मसमर्पण कर दिया और राजा को यात्रा पे ले गया। तभी से उसका शरीर जो है उस पर श्राप की मोहर थी।
उसे बूढ़े गुरु के साथ यहाँ पर उसने विश्वासघात नहीं करना चाहिए था, इसलिए वह नहीं जानता था कि उसे 10,000 वर्षों तक इस गोचेंग के सम्मान करना पड़ा और यहाँ पर रहना पड़ा। यहाँ पर ये इंसान मर गया था, उसने अपने जीवन में आधा टाइम यहीं पर बिताया था, लेकिन मोचेंगी जानता था हालांकि असली गोचेन शेंगोंग एक दानव यानी कि एक जीवन रक्त में कहीं ना कहीं वो मिला हुआ था। उसकी माँ जो थी वो गॉड दुनिया से थी, लेकिन दानव ने उसे मजबूर कर दिया था कि गोचेंग शेंगोंग के दानव कबीले से वो लोग नफरत करें और फुक्सी की कमान में लौट आए। यहाँ पर जो फॉक्सी है उसने दुनिया की पहली तेज तलवार बनाने के लिए खुद को दबंग राक्षस यानी कि खुद को उसने डीमन राक्षस का इस्तेमाल किया, उसके ब्लड लाइन को यूज़ किया और उसने बहुत सारे डाकुओं को कुचलने के लिए केशु के साफ करने वाली फॉक्सी की सहायता करी। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के जब दोबारा से मिले उसके बाद फॉक्सी ने उसके प्रति कहीं ना कहीं डाउट जताया, क्योंकि उसने शेंगोंग के आधा राक्षसी यानी कि आधा डिमोनिक जो ब्लड लाइन थी उसका यूज़ किया था। यहाँ पर जो गोचेन शेंगोंग था वो भी किसी भी चीज़ से इल्यूजन में तो नहीं थे। 100 साल बाद उन्होंने खुद को गॉड के दायरे को छोड़ने का कहीं ना कहीं निश्चय कर लिया और उसके बाद वो इस मॉर्टल दुनिया में आने के लिए खुद को उन्होंने इनवाइट कर लिया। रास्ते में उन्होंने सभी जीवित जितने भी प्राणियों थे उनकी पीड़ा देखी, उनको दुख में देखा। उन्हें लगा कि तलवार नहीं बनानी चाहिए थी, इसके लिए उन्हें बहुत पछतावा हुआ है। इसलिए उसने दुनिया में अपने पास छोड़े गए कई हथियारों को इकट्ठा किया और उसने जिनचेंग झील में एक बहुत बड़ी आर्मरी बनाई। उस आर्मर को सील कर दिया और एक दिलकश विलो लगाया, वो पेड़। यहाँ पर झील में सभी चीज़ों को कोई भी तलवार मांगता उसके पास दयालु, अगर उसके जो इमोशंस हैं और उसके अंदर काइंडनेस नहीं है तो यहाँ पर उसे कोई भी चीज़ नहीं मिलती थी। लेकिन अब गोचेंग बहुत पहले ही जा चुका, मर चुका, और मोचुंगी का भी यहाँ पर डेथ हो गई है। जिन चेंगजी के जितने भी यहाँ पर शस्त्र हैं अब कोई भी मार्शल आर्ट नहीं कर पाएगा, उन शस्त्र को नहीं पाएगा और कोई लोग नहीं हैं जो उन्हें ये चीज़ दें। यहाँ पर बहुत सारे पापी भी लोग आते थे और अपनी गलतियों को स्वीकार भी करते थे और सभी की गिनती। अब यहाँ पर कोई किसी को भी वो हथियार नहीं देगा। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोलता जब वो मरता है। यहाँ पर भारी बर्फ़ गिरती है, तालाब में भी जो पानी था वो बगल में बिल्कुल ठंडा होने वाला होता है। ये ज़िंदगी कितनी कितनी ज़्यादा कठिन है ना। मोरन जो है वो अब भी आसमान में देखता है, चट्टान के ऊपर एक अकेला चील बर्फ़ में उड़ रहा था। उसने अचानक से सोचा अपने पिछले जीवन में मोचुंगी ने उसे मोदाव दिया था, यानी कि उसकी हथियार दिया था जो कि तलवार थी। वह मोदाव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, डिमोनिक था, लेकिन इस जीवन में उसने मोदाव नहीं देखा। जो मोदाव देखा वो सिर्फ एक नकली था और जो चाकू वास्तव में उसका था वो शायद खुद ही नष्ट कर चुका होगा। दिल का विलो अब उसका हथियार है इस जीवन में, जिससे उसे चलाना भी नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसे फिर से बेवजह बहुत सारी चीज़ों की याद आई। उसके बाद वह तलवार मांगने के लिए जिनचेंग झील में आया। उस दिन मोचुंग पानी से उभरा था, उसे कोमल व दोस्ताना सुनहरी आंखों से देख रहा था। फिर उसे कहा, पहाड़ पर बेर के फूल पूरी तरह से खिले हुए हैं, क्या आप एक चुनकर मुझे दे सकते हैं? मोरन अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से अपनी पलकों को अपनी अपनी जितनी भी उसकी फॉरहेड की ब्रो थी उन्हें हिलाने लगा, अपने पिछले जीवन को याद करने लगा जब वह नहीं जानता था कि तालाब के नीचे क्या हो रहा है। इसलिए उसे लगता था कि मोचेंगी जो चाहता था वह उसे कंप्लीट करना चाहिए। जीवन और मृत्यु के शिखर पर लौटे हुए उसे बहुत दिन हो गए थे। यहाँ पर चू एनिंग जो है वो उसका कंधा भी बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा इंजरी थी। और यहाँ पर बाकी के जितने भी स्टूडेंट थे उन्हें भी उसे अपने साथ लेके जाना था। यहाँ पर शूयंग जो था वो रवाना होने से पहले कई दिनों तक आराम करना चाहता था। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग डाइचेंग जाएंगे। यहाँ पर शू मेंग के तलवार मांगने के मामले के बारे में यहाँ पर जो शू जेंगयोंग था और यहाँ पर उसकी जो वाइफ थी उसको इसने कुछ भी नहीं बताया। वह उसी तरह बिल्कुल ईगो में रहता है जैसे वो हमेशा रहता था। चू एनिंग उसे अपनी आंखों में देखना जानता था। वो जानता था कि शू मेंग कभी भी अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताएगा कि उसने अपनी तलवार को खो दिया। अपने दिल में वो सहन इस बात को कभी नहीं कर सकता, दूसरों के सामने प्राउडली नहीं दिखा सकता कि उसे इस बार तलवार नहीं मिली, नकली तलवार मिली। उसने दिल भर कर यहाँ पर चीज़ों को हमेशा छुपाए रखा। इसके अलावा वह नकली गोचेंग कौन था? अब चू एनिंग के मन में सवाल था, उसका असली शव कहाँ है? नकली जो ये आया था, ये आदमी, ये मिस्टर कौन था? चिंता करने के लिए बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन अब वो दिन रात इसी बारे में नहीं सोच सकता था। यहाँ पर धीरे से आवाज़ आती है। शू मेंग के पिता शू जिंगयोंग कहते हैं, यू हैंग, तुम्हारा कंधा इस तरह घायल हो गया है, जोखिम मत लो। और यहाँ पर वो कप लेकर बैठे हुए थे चाय का और बातें कर रहे थे। एल्डर तोनलंग की चिकित्सा यानी कि उसके हॉस्पिटल में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोगों की इलाज करता है। तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम उसे जाकर क्यों नहीं दिखाते? चू एनिंग कहता है, नहीं नहीं ठीक है, मैं ठीक हो जाऊँगा जल्दी ही। यहाँ पर
शू जियोंग जो है वो एकदम से बोलता है, नहीं नहीं, तुम अपने और देखो, तुम वापस आने के बाद तुम्हारा रंग खट्टा सा हो गया है, पीला पड़ गया है, और 10 लोगों ने तुम्हें देखा है, उनमें से 9 ने कहा है कि तुम ऐसे लग रहे थे कि जैसे किसी भी टाइम बेहोश हो जाओगे, तो तुम्हारा घाव जो है वो बुरी तरह से अभी भी तुम जख्मी हो सकता है कि जहर या कुछ और फैल जाए, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर चुएनिंग कहता है, मुझे वैसे बेहोशी आ रही है। ये बात किसने कही? यहाँ पर जू जियोलोंग उसकी तरफ देख रहा था और कहता है, ओ यू हैंग, हमेशा खुद को लोहे की तरह और दूसरों को कागज़ की तरह समझना बंद करो। यहाँ पर चुएनिंग कहता है, मैं इसे स्वयं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे कितना दर्द है या नहीं है। तभी शू जेंगी कहते हैं, धीरे से बोलते हैं, आपके पास कितने पद हैं? सौभाग्य से चुएनिंग ने यहाँ पर चीज़ों को नहीं पढ़ा था, उसका ध्यान जो है वो किसी और चीज़ पे था, छोटी छोटी हरकतों को वो नहीं देखना चाहता था। चुएनिंग ने हर चीज़ को अनदेखा कर दिया। यहाँ पर शू जेंगी जो है वो दंग रह गया, थोड़ा सा शर्मिंदा भी था, और वो धीरे से सिर भी खुजा रहा था। चुएनिंग को वो बताया कि यू हैंग, तुम पहले बिस्तर पर जाओ, यदि तुम इसी तरह देखते रहे तो जो ये मेंगसोन है ना, इसको बताना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम जितने जख्मी हो इसके बहुत पहले तुम और भी ज़्यादा जख्मी हो जाओ और तुम मर जाओ। यहाँ पर चुएनिंग उसकी तरफ देखता रहता है। चुएनिंग ने धीरे से अपनी दवा उठाई और पी ली। वो जानता था कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। वो यहाँ पर फाइल की जांच करना चाहता था, ये देख के कि उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसने बहुत सारा काम अभी पीछे छोड़ दिया था। वो अपने माथे को थोड़ा सा सहारा देता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे फीवर हुआ है। यहाँ पर देर रात हो चुकी थी। अंत में वह धीरे से महसूस करने लगा था कि अब उसे थकान होने लगी है। किनारे के तकिए के रूप में आसपास उसने अपनी आस्तीनों को उठाया और घुटनों के बीच में अधूरा सा स्क्रॉल था। उस रात उसे एक सपना आया, सपनों में बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर चिड़िया हॉल में खड़ा था, यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की पीक में, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था और बहुत अलग सा इसका लुक लग रहा था, जैसे मानो पुराने जैसे सारी चीज़ें बदल गई हों। उसके पास करीब से देखने पे उसे लगता है कि दरवाज़ा जो है मुख्य हॉल का अचानक से खुल जाता है और लाल कलर का पर्दा फड़फड़ाने लगता है। कोई अंदर आ रहा था और कहता है, मास्टर। तभी यहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारी सुंदर काले और बैंगनी आंखें थी। हालांकि वो जवान था, लेकिन जब उसने उसके मुंह के कोने की तरफ देखा तो वो बहुत ही अजीब लग रहा था। वो देखता है कि मोरन उसकी तरफ आ रहा है। चुएनिंग उठ खड़ा हुआ, बस उसके ऊपर जो है चलना चाहता था। यहाँ पर उसकी जो इंटरनल जो शक्तियाँ थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, और यहाँ पर उसे जंजीरों में पकड़ा हुआ था। वो सपना बहुत अजीब था। वो खुद को रोकने के लिए आपस में हिलना डुलना चाहता था। वो खुद को चौंक के देख रहा था। चू वेनिंग एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं आया जैसे वो यहाँ पर किसी जंजीरों में जकड़ा है। वो आसपास देखता है, उसका चेहरा गुस्से में, वो मुंह में ऐसे देखता है, और सामने यहाँ पर मोरन खड़ा था। वो तेज़ी से कहता है, मोवियो, तुम क्या मेरे साथ बगावत कर रहे हो? खोलो मुझे। जो यहाँ पर आया था ना, वो उसके गुस्से वाली चीख सुनना नहीं चाहता था। उसके चेहरे पे आलसी सी मुस्कान थी, और यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए वहाँ चलकर आया, और यहाँ पर वो अपने जो चिन थी उसे अपने हाथ से पकड़कर यहाँ पर जो हमारे चू वेनिंग है उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने चू वेनिंग के चेहरे को, उसकी चिन को पकड़ा, और देखते हैं गाइस, लगता है ये पुराने ताक्षादुन यानी कि मोरन की पिछली लाइफ के उस एम्परर से मिला है, और सपने में इसे ताक्षाजुन दिखाई दिया है। देखते हैं आगे क्या होगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और गाइस, इसमें ना बहुत सारी जगह बहुत अजीब सी ट्रांसलेशन दी गई है, बहुत अजीब सा ट्रांसलेट किया गया है। शायद लिखने वाले ने बहुत सारी चीज़ों में या तो ट्रांसलेशन में गड़बड़ की है, इसलिए कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कौन क्या वाक्य बोल रहा है, क्योंकि वहाँ वाक्य के अंत में यानी कि पूरे सेंटेंस के अंत में पता ही नहीं होता कि किसने बोला है किसने नहीं बोला। एज्यूम करना पड़ता है कि अच्छा ये इसने बोला होगा। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।